हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज जो अक्टूबर के लास्ट वीक यानी कि फोर्थ वीक का फर्स्ट लेक्चर है ये। इसके अंदर हमने कुछ जो टॉपिक्स लिए हैं वो इस तरीके से काफ़ी टॉपिक्स हैं यहाँ पे। पहला है पाम ऑयल। आपको पता है कि हमने अभी हाइब्रिड जो मस्टर्ड की हाइब्रिड अभी रिलीज करी है वो इसलिए क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंस है पाम ऑयल पे वो कम हो सके। देन एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड है तो इससे अगर कुछ भी करंट में अक्सर ही कुछ चलते रहता है तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, देन 91st अमेंडमेंट एक्ट ये है। देन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं, 91st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है, इतना भी एटलीस्ट हमें मिनिमम तो इतना पता होना चाहिए। अभी संस्कृत ग्रामर पे एक एक पजल सॉल्व किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, उससे रिलेटेड डेटा जारी किया है जो हमारे एक इंडियन है उन्होंने ये सॉल्व किया है। कुरिल आइलैंड जो जापान के पास है। अलक्सा मॉस्क, तो हम अक्सर जानते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो फाइट होती है दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन इज द अल अक्सा मॉस्क। देन ब्लैक सी, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन फाइट कर रहे हैं तो इसलिए ब्लैक सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स, ये एक नए टाइप के स्टार्स है जिनकी खोज हमने की है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। एस्ट्रोसैट हमारा इंडिया का ओनली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। एंड दीनानाथ अवार्ड जो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो जस्ट ओवरव्यू ये मैंने दिया कि आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, राइट। तो आते हैं हम फर्स्ट टॉपिक पे विच इज पाम ऑयल। पाम ऑयल तो जस्ट ये एक पाम ट्री होती है जिसके बीज से हम उसका तेल निकालते हैं और ये बहुत ही चीप होता है। और ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमारे इकोनॉमी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, लाइक एवरीथिंग चिप्स से लेकर के और जो भी एक्चुअली जो मार्केट में हर कोई जो कुछ भी फ्राई कर रहा है तेल से वो इसी पाम ऑयल को यूज़ करता है। ये काफ़ी चीप होता है, ठीक है। इंडोनेशिया उसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर भी है। इंडोनेशिया हम जानते हैं कि हमारे ईस्ट में है, राइट। तो ये इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर भी है एंड कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल, और वो खुद भी कंज्यूम करता है। पाम ऑयल को लेकर के काफ़ी डिबेट होती है कि पाम ऑयल की खेती के लिए जो ज़मीन साफ़ की जाती है, जो क्लियर की जाती है, क्योंकि खेती जंगल में होगी नहीं तो उसकी जो उससे जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, यानी कि हम जंगल साफ़ करके वहाँ पे पाम ऑयल की खेती करवा रहे हैं। बिकॉज हमें जो तेल की जो खपत है, हमारे जो एडिबल ऑयल की जो खपत है कंट्री में, नॉट ओनली इन इंडिया अदर कंट्रीज ऑल्सो, तो उसके लिए हमें इस पाम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया जो है हम सबसे ज़्यादा हमारा जो पाम ऑयल है वो इंडोनेशिया एंड मलेशिया से ही मंगवाते हैं, और इसी वजह से जो हमारे रिलेशंस हैं अगर इन कंट्रीज से थोड़े बिगड़ते हैं तो हमें उस बात की थोड़ी चिंता होती है कि हम इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें, ताकि हमारे को ऐसे जो इम्पोर्ट्स होते हैं लाइक पाम ऑयल की, उसकी इंपोर्ट में अगर गड़बड़ी होगी तो यहाँ पे फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। ये चीज़ 8.3 मिलियन टन हम मंगाते हैं, कि वैसे याद रखने का डेटा नहीं है बट आपको याद रखना है कि हमें बहुत सारा पाम ऑयल हम वहाँ से मंगाते हैं, राइट। अब इसका रिप्लेसमेंट यही है कि हम DMH11 जो मैंने जस्ट अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, DMH11 जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो वैरायटी है मस्टर्ड की वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, लगभग दोगुनी हो जाएगी, और इससे जो हमारा डिपेंडेंस है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, राइट। अब सीन ये है कि पहले इंडिया जो है जितना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऑयल, एडिबल ऑयल, इतना हम पहले नहीं करते थे। पर द सीन इज कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हमने गेहूं और यानी राइस एंड व्हीट का तो प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा लिया है। पर वो जिस ज़मीन पे हमने गेहूं एंड राइस की, व्हीट एंड राइस की जो खेती कराई, जो क्रॉपिंग कराई है, वहाँ पे पहले मस्टर्ड भी होते थे और दूसरे ऑयल्स की भी खेती होती थी, ऑयल सीड्स की भी। पर वो चीज़ें अब वहाँ पे नहीं हो रही, इसलिए हमारे ऑयल की जो कंजम्पशन है वो तो सेम ही है, पर हमारा जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया है, तो इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। उसके बाद पाम ऑयल की जो यूजेज है वो कॉस्मेटिक्स में है, प्रोसेस्ड फूड, यानी जो भी मैंने बताया कि मार्केट में अगर कुछ भी फ्राई करके बिक रहा है तो दैट इज पाम ऑयल। केक्स, चॉकलेट्स, स्प्रेड्स, सोप्स, शैम्पू, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, बायोफ्यूल्स, हर जगह इसका यूज़ बहुत ही धड़ल्ले से हो रहा है, तो इसलिए इसकी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी डिपेंडेंस इस पे ज़्यादा है क्योंकि एक तो ये चीप होता है, इसलिए ये रिप्लेसमेंट ईजी है। हर जगह पे ये बाकी सारे ऑयल्स को रिप्लेस कर रहा है, राइट। इंडोनेशिया एंड मलेशिया से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 90% ऑफ द इंडिया का जो ऑयल है वो हम मैक्सिमम हम यहीं से मंगाते हैं। प्लस ग्लोबल जो 90% प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड का वो भी इंडोनेशिया मलेशिया से ही होता है, राइट। हम अभी अपना इंडोनेशिया इज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ
पाम ऑयल, यानी ग्लोब का जो पूरे वर्ल्ड का जो 60% पाम ऑयल प्रोडक्शन है वो सिर्फ इंडोनेशिया करता है, बाकी 30% मलेशिया करता है, राइट। तो हमने देखा ये। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये सीन क्या है? अब इसमें इसके पहले यानी इस लॉ के पहले क्या होता था कि जैसे इलेक्शन होता था, फिर जो जो लोग इलेक्शन जीत जाते थे वो पार्टीज चेंज कर लेते थे, या फिर कभी भी पार्टीज इलेक्शन हो भी चुका है, सरकार बन चुकी है और फिर ये पार्टी चेंज कर लेते थे। इसकी वजह से सरकार गिरने का डर होता था, क्योंकि लोग इजीली पार्टी चेंज कर लेते थे। तो इसकी वजह से अभी क्या है कि अब अभी अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर सपोज़ मैंने अभी इलेक्शन जीत लिया और मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ, सपोज़ मैं बीजेपी का मेंबर हूँ और कल को मैं छोड़ के कांग्रेस में चला जाता हूँ, तो मेरी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी और मुझे फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर वापस मुझे पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है तो फिर से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि लोग पार्टी फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें और सरकार यानी कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आए, ब्रिंग स्टेबिलिटी, तो इसके लिए जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन लाया गया है। ये 10th शेड्यूल में डाला गया है 1985 में, राइट। क्योंकि उस समय जब हमने देखा कि ये 1967 के बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, 1967 का यानी कि लोकसभा का इलेक्शन, तो उसमें उसके बाद काफ़ी लोग पार्टीज चेंज करते हैं और उससे सरकार गिरने लगती है। जिसकी वजह से 52nd अमेंडमेंट होता है 1985 में और ये 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं एंड 25 पार्ट्स हैं एंड 480 के पास जो है हमारे पास आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। उसमें जो 10th शेड्यूल है वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की, राइट। तो ये हमने देखा 52nd अमेंडमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 52nd अमेंडमेंट से ये 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड ये सरकार के अंदर यानी कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए होती है। नाउ द थिंग इज कि जब सपोज कोई बंदा पार्टी चेंज कर लेता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा और उस बात का जो डिसीजन होगा कि उसकी मेंबरशिप जाएगी या नहीं जाएगी, ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, या फिर अगर वो बंदा राज्यसभा का है तो राज्यसभा का चेयरमैन। अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर है तो स्टेट लेजिस्लेटिव का स्पीकर होगा, वो इस बात को डिसाइड करेगा। और अगर वहाँ पे बाइकैमरलिज्म है स्टेट लेवल पे भी, तो फिर जो काउंसिल का मेंबर ये बात डिसाइड करेगा, यानी ये चेयरमैन के हाथ में होता है, राइट। उसके बाद कुछ इसमें इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर 2/3 यहाँ पे होगा, 2/3 लोग अगर एक साथ किसी पार्टी के, सपोज एक पार्टी में 30 लोग हैं, उसमें से 20 लोग अगर निकल करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, उनकी मेंबरशिप इंटैक्ट रहेगी और उसको मर्जर का नाम दिया जाएगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो गई है, उसमें कोई उससे उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। तो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी को सरकार गिरानी है तो उसको दो बंदे खरीदने से काम नहीं चलेगा, उसको अगर पैसे दे के बुलाना भी है तो लाइक 2/3 लोगों को उनको बुलाना पड़ेगा, तो ये एक महंगा अफेयर हो जाता है, राइट। उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2003 का, उसने ये 2/3 वाला जो मैटर है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। इसके पहले ये 1/3 ही था कि 1/3 लोग भी अगर एक से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको मर्जर माना जाएगा और लोगों की जो मेंबरशिप है वो कैंसिल नहीं होगी। पर वो भी लोगों को काफ़ी इजी लगने लगा क्योंकि 1/3 आसानी से लोग मिल जाते थे और उनका पैसा वैसा दे के बुला लेते थे। पर नाउ दिस हैज़ बीन चेंज टू 2/3, ठीक है ना। ये हुआ है 91st अमेंडमेंट एक्ट से, राइट। उसके बाद ये हमने देख लिया चेयरमैन या फिर जो स्पीकर है लोकसभा का, वो इस बात पे डिसीजन लेंगे। पहले ये जो मैटर था वो भी जुडिशियल रिव्यू का मैटर नहीं था, यानी एक बार जो स्पीकर ने बोल दिया वही फाइनल होगा। लेकिन बाद में उसको जो किहोतो होलोहन केस जो है उसके बाद से 1992 में, उसके बाद से ये मैटर जो है जुडिशियल रिव्यू का पार्ट हो गया है। यानी कि अगर कल को स्पीकर जो है वो किसी की मेंबरशिप अगर कैंसिल कर देते हैं बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसके बाद क्या वो मैटर जा सकता है कोर्ट में कि कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि ये मैटर सही था या नहीं था। अब ऐसा ये डिस्कशन जुडिशियल रिव्यू का मैटर क्यों आया? क्योंकि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सॉरी जुडिशरी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, इसलिए ये पहले जो था जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं था। एक बार स्पीकर ने बोल दिया तो बोल दिया, पर बाद में इनको लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो किहोतो होलोहन केस जो है 1992 का, उसमें जुडिशियल रिव्यू का मैटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया।
राइट। लेकिन इसमें कोई टाइम फ्रेम का मैटर नहीं है कि कितने टाइम में हमें को डिसीजन देना है, तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है, लोग उसको लटका के रखते हैं, तो ये सब पॉलिटिक्स का भी मैटर हो जाता है। राइट। उसके बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है वो गुजरात में इस्टेब्लिश की गई है। राइट। अब इसके अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, तो इसमें जो इंडिजिनस जो मेडिसिन का जो कल्चर है, जिसमें आयुर्वेद आ जाता है, ये जैसे आप देखते हैं यहाँ पे सिद्धा है, यूनानी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, योगा है, ये सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के ट्रेडिशनल मेडिसिन के मेथड्स हैं, जिसमें आप ट्रेडिशनली लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं। ये जस्ट बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। उसका 91st अमेंडमेंट में और भी बात होती है, जैसे कि 91st अमेंडमेंट में क्या था कि कैबिनेट का जो एक कह सकते हैं, जैसे जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि एक तो जैसे अगर मैं यूनियन लेवल पे बात करूं तो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ग्रुप है मिनिस्टर्स का, जिसमें सपोज होम मिनिस्टर हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, ये जो काफ़ी बड़े पोर्टफोलियोज हैं वो इसके मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर आ जाते हैं, जिन सबके पास मिनिस्ट्री होती है, वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो और भी छोटी होती है, क्योंकि अब इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो इसमें से सबको बिठा के तो हम डिस्कशन कर नहीं सकते किसी सीरियस मैटर पे। तो यहाँ पे क्या एक छोटी कैबिनेट होती है जो वो मिलकर डिसीजन लेती है, सारे बड़े डिसीजन जो एग्जीक्यूटिव का है वो लेती है। उस कैबिनेट का जो मेंबर है वो बहुत ही छोटा, लाइक 5-10 हो सकते हैं, लाइक डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। राइट। तो इसके पहले क्या था कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन जीत के जाते थे, तो उनमें सबको कोई ना कोई मिनिस्ट्री चाहिए थी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या बहुत सारे लोग आ जाते थे। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट से उस चीज़ को कम करने के लिए, एक लिमिट लगाने के लिए कि आप मैक्सिमम जो है 15%, जो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, सपोज अगर हम लोकसभा की बात करें तो, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो, उसकी जो टोटल का 15% है, उतना ही आप जो है वो नंबर ऑफ पीपल रख सकते हैं एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। राइट। इस 15% में सीएम भी इंक्लूडेड है स्टेट लेवल पे, और पीएम भी इंक्लूडेड है नेशनल लेवल पे, यानी कि पार्लियामेंट के लेवल पे। राइट। इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। तो ये, और कम से कम 12 होने चाहिए स्टेट लेवल पे, ठीक है ना, कम से कम 12 होने चाहिए, और 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये आता है 91st अमेंडमेंट से ही। इसके पहले हमने देखा था कि 91st अमेंडमेंट से कैसे 1/3 जो मेंबरशिप थी, वो उसको मर्जर के लिए उसको बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया था। तो ये कुछ 91st अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी अमेंडमेंट भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये सारे काफ़ी लैंडमार्क अमेंडमेंट्स हैं, इसलिए हमें इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। राइट। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आईएमएफ रिलीज करता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन रिलीज करता है, तो आईएमएफ आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आईएमएफ रिलीज करता है। इसने इंडिया का जो ग्रोथ है वो 8.2% बताया है, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-2023 के लिए जो अभी चल रहा है, और चाइना का 4.4 बताया है। तो ये डेटा भी आप याद रख सकते हैं, प्लस आईएमएफ रिलीज करता है ये भी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम ग्रामर के उस पजल के बारे में। तो पाणिनि का नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा, जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी है। और इन्हीं पाणिनि की जो डिस्कवरी नहीं कर सकते, एक उनकी जो ग्रामर थी वो एक मास्टरपीस है, पर उसमें कुछ पजल्स भी है। उसको अभी जो हम डेवलपमेंट ये है कि संस्कृत को यूज़ करना चाहते हैं लोग एआई के लिए, यानी मशीन लर्निंग के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि संस्कृत जो ग्रामर है वो काफ़ी साइंटिफिक है। राइट। पर उसमें कुछ ऐसे पजल्स हैं जो कि उसको यूज़ करने से रोक रहे हैं। उसी पजल को सॉल्व कर लिया है हमारे डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने। राइट। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने खुद से डिक्लेयर किया कि उन्होंने वो उस पजल को सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी कोई इस पे पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सबने इस बात को पीयर रिव्यू कर लिया है प्रॉपरली। इसके क्रिटिक्स आ गए हैं, और इसको जस्टिफाइड माना जाएगा कि ये सच में ऐसा इन्होंने कोई पजल सॉल्व कर लिया है। पर फिर भी हमें ऐसा डेवलपमेंट है, तो हमें जिसके बारे में पता होना चाहिए। राइट। पन्नी की जो ग्रामर है उसको अष्टाध्यायी कहते हैं, क्योंकि उसमें 8 चैप्टर्स हैं, 8 अध्याय, इसलिए उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। राइट। और ये पन्नी ने लिखा था 4th सेंचुरी बीसी में। ये पन्नी जो है ये हमारे कह सकते हैं, ये उस समय इन्होंने ये लिखा था। और 4th सेंचुरी बीसी में हम जानते हैं कि मौर्य जो साम्राज्य है वो इंडिया में, मौर्य एम्पायर है वो इंडिया में रूल कर रही थी। राइट।
तो ये हम कह सकते हैं कि, और ये ऐसा ही जो ग्रामर है, मतलब ये पाणिनि का जो ग्रामर है वही कंप्यूटर को हम सिखा सकते हैं, ताकि और उसको एक कह सकते हैं कि एक एल्गोरिथम बना सकते हैं जिससे कंप्यूटर जो है वो एक अपना लैंग्वेज सीख जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर जो एक अपना अगर लैंग्वेज सीख जाता है तो उसके बाद जो एआई जो अभी कह सकते हैं एआई के फील्ड में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो चैट जीपीटी नाम की ये एक एआई टूल है जो वंडरफुल है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ आप इसको सर्च करके इसको यूज़ कीजिए, ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देती है। ठीक है, उसके बाद ये एक लैंग्वेज मशीन बन जाएगी कंप्यूटर, अगर उसको हमने अष्टाध्यायी सिखा दिया तो ये सारी बातें हैं। जो उनकी थीसिस है उसका नाम है इन पाणिनि वी ट्रस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब चीज़ें तो पूछी जा सकती है। तो उनकी जो थीसिस उसका नाम है इन पाणिनि वी ट्रस्ट, और वो अष्टाध्यायी के ऊपर उन्होंने जो पजल सॉल्व किया वो अष्टाध्यायी के अंदर है, राइट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 4th सेंचुरी में ये थे उस समय गांधारा में, गांधार यानी कि जो अभी गांधार यानी कि गांधारी भी समझ सकते हैं, क्योंकि महाभारत में जो गांधारी वर्ड है वो कहाँ से आती है, तो वो आती है पाकिस्तान से। यानी कि हम ईरान का जो सॉरी अफगानिस्तान का जो एरिया है उसमें कांधार, वही पहले गांधार था। अभी जो गांधार है वो अभी जो पहले गांधार था वो अभी कांधार हो गया है। अभी इसका नाम नया कांधार है। और हमारे महाभारत में जो गांधारी थी वो यहीं से आती है क्योंकि वो गांधार का रीजन है। और तक्षशिला में उन्होंने पढ़ाई की थी जहाँ से कौटिल्य एंड चरक, चरक जो उस समय आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रोफेसर माने जा सकते हैं अभी के टर्म में। और कौटिल्य तो सब कुछ जानते थे, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र, ठीक है ना, जिसको पॉलिटिक्स में काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिटिक्स के अंदर। देन है नेक्स्ट है कुरील आइलैंड डिस्प्यूट। अब कुरील आइलैंड क्या है, हम इस मैप में देख सकते हैं, जो रेड स्पॉट है वो कुरील आइलैंड है। और यहाँ इसके नीचे ये यहाँ पे जापान है, जापान का ये होकाइडो प्रोविंस है जो उसके नॉर्थ में जो है ये कुरील आइलैंड है। अब इसके ऊपर फाइट चल रही है कि रशिया कहता है कि ये रशिया के कंट्रोल में है, पर जापान कहता है जापान के कंट्रोल में है। अब रशिया इसलिए कहता है क्योंकि ये जो कमचटका आइलैंड है, ये कमचटका आइलैंड है, ठीक है ना। तो ये जो कमचटका आइलैंड है रशिया के अकॉर्डिंग ये रशिया का है, तो उससे सटा हुआ जो पार्ट है वो भी रशिया का हो गया। पर यहाँ कहता है जापान, क्योंकि जापान का एरिया है, तो जापान का कहना है कि ये इनका एरिया हो गया। इसकी वजह से ये यहाँ पे डिबेट चल रही है। अब इसको जो जापान जो है वो इसको नॉर्दर्न टेरिटरीज कहते हैं, ठीक है ना। और रशिया इसको कुरील आइलैंड कहता है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। देन क्लेम बाय जापान, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद ब्लैक सी, ब्लैक सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये उस पर्टिकुलर सीज के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में पूछते हैं। अब चूंकि रशिया एंड यूक्रेन फाइट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं यूक्रेन है, ये रशिया है, और ब्लैक सी में इनकी फाइट चलती है। ये क्रीमिया जो है इन्होंने, रशिया ने इसको अक्वायर कर लिया है। तो हम देखते हैं इसके आसपास की जो कंट्रीज़ है उसके बारे में। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलें, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, 1 2 3 4 5 6, ये कंट्रीज 6 इसके चारों तरफ से बॉर्डर बनाते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये नाम आपको भूलना नहीं है। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया, ये 6 कंट्रीज हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स। अब ये क्या चीज़ है ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स? सीन ये है कि अगर सपोज कोई स्टार है जो काफ़ी ओल्ड हो चुका है, अब उसकी डेथ हो रही है, तो फिर उसका टेम्परेचर क्या है, वो धीरे धीरे घटने लगेगा और वो फाइनली फुस होकर के बुझ जाएगा, ठीक है ना। ये एक स्टार है। पर वहीं जो जो ये ब्लू ब्लू स्ट्रैगलर स्टार होते हैं वो उसी ग्रुप में होते हैं, पर ये जब बाकी स्टार्स की लाइफ ख़त्म होती रहती है उसी समय ये मैक्सिमम पीक पे इनकी जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाती है और ये ब्लू दिखने लगते हैं। हमें पता है कि ब्लू लाइट जो कलर है वो दैट कॉरस्पॉन्ड्स फॉर हॉटर टेम्परेचर, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर को रिजेंबल करता है। दैट्स वाई उसकी कलर जो है ब्लू हो जाती है। मेटल भी अगर आप आयरन को गर्म करो तो वो पहले रेड होगा क्योंकि उसकी टेम्परेचर कम है, फिर वो धीरे धीरे करके वो वाइट एंड ब्लू ऐसे चेंज होते जाता है। उसकी कलर टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उसका कलर लाइट होता जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक्चुअली यही है ब्लू स्ट्रैगलर। स्ट्रैगलर का मतलब वो पीछे हो जाते हैं एवोल्यूशन में, क्योंकि उसके आसपास के सारे स्टार्स मर रहे हैं, पर उसी समय उनकी डेथ हो रही है, पर उसी समय जो एक पर्टिकुलर स्टार ऐसा होगा जो काफ़ी गर्म हो रहा है, तो ये पीछे रह गया, इसलिए इसको ब्लू स्ट्रैगलर स्टार कहते हैं। एस्ट्रोसैट जो है वो इंडिया की फर्स्ट साइंस ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस में, ये 2015 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी हमें
पता होना चाहिए। एस्ट्रोसैट, ये एस्ट्रोसैट के बारे में इसरो ने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद ये एक्सरेज, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेशल ब्रांड्स में ये साइमल्टेनियसली जो है लोगों वो वहाँ पे स्पेस में इन सारे स्पेक्ट्रम्स में वो चीज़ों को ढूंढेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऐसा इसका काम है, राइट। इसको PSLV C30 से इसको लॉन्च किया गया था। दैट्स इतना काफ़ी है हमारे बारे में, इसके बारे में। देन लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड। अब ये हमारी लता मंगेशकर जो थी, उनकी थोड़े दिन पहले डेथ हो गई है। उन्हीं के नाम पे दीनानाथ मंगेशकर, क्योंकि उनके फादर का नाम दीनानाथ था, तो इसी चीज़ से कनेक्ट करते हुए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड स्टार्ट किया गया है। और ये फर्स्ट अवार्ड है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम ये इस्टेब्लिश किया गया है ये अवार्ड, और वो फर्स्ट अवार्ड जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। किस लिए दिया गया? सेल्फलेस सर्विस टू द कंट्री एंड सोसाइटी, राइट। तो ये मुंबई में हुआ था, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। हर साल किसी एक ही बंदे को दिया जाएगा, फर्स्ट टाइम ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, और हर साल किसी एक बंदे को ही ये दिया जाएगा, राइट। तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।